Now for antibiotics, chemically antibiotics are what? तो एंटीबायोटिक्स का लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन होगा. In general, antibiotics are those chemicals which are basically secretion of one type of microbe and used as drug for another type of microbes. For example, let us assume कि फंगस है, which is one of the class of microorganism. तो फंगस ने अपने बॉडी में से जो कुछ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या किसी केमिकल रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट करके जो सीक्रेट किया है, उसे हम वायरस के अगेंस्ट या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर किसी और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ इन्फेक्शन या एलर्जी कॉज कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम फंगस का जो सीक्रेटेड प्रोडक्ट है उसे हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो एंटीबायोटिक इज बेसिकली सीक्रीशन ऑफ वन माइक्रोब and used as a drug for another microbe. ये होता है एंटीबायोटिक, अनदर माइक्रोब. ओके. एज द नेम सजेस्ट, एंटीबायोटिक्स तो नॉर्मली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने वाली केमिकल को हम एंटीबायोटिक्स के क्राइटेरिया में ही डालेंगे. ठीक है. लेकिन अब एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट. If not, then broad spectrum antibiotic, narrow spectrum antibiotic. If not, bacteriostatic, bactericidal. अब ये सब क्या क्या है? ठीक है. सो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं. दैट इज एंटीसेप्टिक्स which can be applied on living tissues. मतलब सोफ्रामाइसिन जो है या फिर टिंचर आयोडीन या फिर 0.1% फिनॉल या फिर अपना डेटॉल सॉल्यूशन. डेटॉल जो है, फिर से वो डेटॉल दोनों कामों के लिए यूज होता है. डेटॉल हम नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, और अगर कहीं पे हमें खेलते हुए कुछ वूंड हुआ, ब्लीडिंग हुआ, तो उस वूंड पे भी हम डेटॉल अप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट. तो जब नहाने के पानी में डाला है या फिर वूंड पे अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या? यू आर अप्लाइंग डेटॉल टू लिविंग टिश्यू. बराबर. तो वो हमारे लिए हो जाएगा एंटीसेप्टिक. लेकिन ऐसा ही डेटॉल थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हम सरफेस क्लीनिंग करने के लिए भी यूज करते हैं. लेकिन सरफेस क्लीन करते वक्त उसका पर्पस सिर्फ माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट करना ये नहीं होता, बल्कि उसका टारगेट होता है टू किल देम. दैट इज वी यूजुअली सी इन एड्स की 99% कीटाणु को मार गिराए. तो वो मार गिराना, टू किल देम इज वन फैक्ट, and just to prevent their further growth so that infection won't be expanding, ये एक अलग पर्सपेक्टिव होता है. तो एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है? ये सबसे पहले लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है एंड टू प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. हेंस इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सो दे आर बैक्टेरियोस्टैटिक. स्टैटिक का मतलब क्या है बच्चों? तो एक जगह पर स्टेडी रहना. तो जब हमारी माँ या हम खुद किचन में कुछ काम करते हुए हमें कुछ कट गया, नाइफ वगैरह लगा, ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम वो टर्मरिक पाउडर अप्लाई करते हैं. बराबर. लेकिन वो डिपेंड करता है कि कट कितना हुआ है, और दूसरी चीज, कट कौन से ऑब्जेक्ट से हुआ है. अदरवाइज हम कट होने पर टेटानस का इंजेक्शन लेकर ही आते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज अवर प्रिवेंटिव एक्शन कि आगे जाकर कुछ इन्फेक्शन हुआ भी तो वो सीवियर इन्फेक्शन में ना कन्वर्ट हो. तो टर्मरिक पाउडर लगाने के बाद कोई रिलैक्स क्यों नहीं रहता? क्योंकि टर्मरिक पाउडर का काम है, जहां तक वो कट होने के बाद टर्मरिक पाउडर अप्लाई करने के बीच में बहुत टाइम चला गया जिसमें माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर से उस वुंड में चले गए हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी वहां के मसल्स को या टिश्यूज को डीके करना शुरू कर दिया है. लेकिन अगर वो इन्फेक्शन और फैलते गया तो प्रॉब्लम हो सकती है.
तो इन्फेक्शन जहां तक हो बस वहीं तक प्रिवेंट रहे, इसके लिए ये वाला एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन अगर हम डिसइंफेक्टेंट देखेंगे, अब डिसइंफेक्टेंट में हमारे लिए डे टू डे लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक हार्पिक, लाइजॉल, क्लीनॉल, ये सब जो है, डोमेक्स, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स है। क्यों? सबसे पहले दे कांट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, ये पहला फैक्ट। फर्दर दे not only kill, sorry, they not only prevent the growth but kill the microbes, and ये killing factor जो है, therefore they are bactericidal। ये साइडल का मतलब क्या होता है? टू किल, और स्टैटिक का मतलब होता है जस्ट टू प्रिवेंट। एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल हो सकता है अपना 0.1% फिनॉल, डेटॉल, टर्मरिक पाउडर, या फिर सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। डिसइंफेक्टेंट का जो एग्जाम्पल है 1% फिनॉल एंड डेटॉल कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। चलो पहले ये कर लो, फिर डेटॉल का कॉम्पोजिशन देखना है हमें। डन। अनुज Yes, डन? ईशान डन? Done, sir. Done. Okay, write down composition of Dettol is that Dettol is made up of, जो हमारा डेटॉल सोप होता है या डेटॉल का सॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ डेटॉल। इवन इसका एक और एग्जांपल है, मेडिकेटेड सोप जो होते हैं ना, लाइक मेडिमिक्स, एक तो मेडिमिक्स है या फिर हमाम करके जो आता है, या फिर डेटॉल इज ऑल्सो मेडिकेटेड सोप। उसमें एक और एग्जांपल होता है, मेडिमिक्स के साथ साथ एक कंपाउंड होता है बायथायोनल, दिस इज अनदर इनग्रेडिएंट। हाँ, ये इनग्रेडिएंट है, मतलब ये एंटीसेप्टिक ही है, डेटॉल या फिर बायथायोनल, ये दो। लेकिन डेटॉल का कंपोजिशन आया तो फिर क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल लिखना है, मार्क करना है। चलो अभी ये हो गया एंटीबायोटिक्स में एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। अब यहीं पे तुम्हें मैंने ये भी बता दिया है बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है और साइडल का मतलब क्या है। तो बेस्ड ऑन देयर स्टैटिक एंड साइडल एक्शन, उनका एप्लीकेशन अलग अलग पाथवे में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेवरिश कंडीशन हो, पीरियोडिक फीवर आ रहा है पेशेंट को, शिवरिंग हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये तीनों के तीनों कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं, या तो मलेरिया के, या तो टाइफॉइड के, या फिर डेंगू के, या फिर H1N1 दैट इज स्वाइन फ्लू के भी। तो अनलेस एंड अनटिल यू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, नो डॉक्टर, नो फिजिशियन कैन कंफर्म कि एग्जैक्ट इन्फेक्शन किसका है। क्योंकि अगर वो मलेरिया फीवर है तो इट इज वायरल इन्फेक्शन, H1N1 है दैट इज ऑल्सो वायरल, डेंगू है तो भी वायरल, बट टाइफॉइड अगर हुआ तो वो बैक्टीरियल फीवर है। बराबर? तो ऑब्वियस है वायरस का इंटरनल स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग ही होने वाला है। तो अनलेस एंड अनटिल दैट डायग्नोसिस इज डन,
हाउ द डॉक्टर विल ट्रीट दैट पेशेंट। तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे मेडिसिन देगा जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट काम करने चाहिए, बराबर। तो एंटीबायोटिक्स का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब उसके नाम में ही छुपा हुआ है। दिस इज एक्टिव अगेंस्ट सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। और नैरो स्पेक्ट्रम जो है इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। तो इस एंटीबायोटिक में जो हमने बेसिक साइंस में भी स्कूल लाइफ में पढ़ा है, पेनिसिलिन, द वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बराबर। उन्होंने वो पेनिसिलिन कहां से ढूंढ के निकाला था? तो एक ब्रेड के पीस पर जो फंगस ग्रो हुआ था, उस फंगस ग्रोथ में उन्हें वो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर मिला था। तो वो पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है वो कौन से, इन दोनों में से कौन से टाइप का है? तो इट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये वाला। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देखेंगे तो इट इज क्लोरमफिनिकॉल। ये कंपाउंड का नाम है, क्लोरमफिनिकॉल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इवन ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, उनके एंड में, हाँ, तुम्हें अगर ये क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताता हूँ। नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ये यूजुअली सफिक्स एंड करते हैं माइसिन या फिर सिन ओनली। जैसे कि एम्प्लिसिलिन, ओफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, या फिर टिनेडाजोल, ऑर्निडाजोल। ये एंड में जो जोल दैट इज एजा कंपाउंड, या फिर ये माइसिन, दोज आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन कंपाउंड, ये जो होते हैं दोज आर जनरली एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो एंटीबायोटिक्स है उनके मैं नाम वहां पर लिख देता हूं, और नैरो स्पेक्ट्रम के भी। मीनवाइल यू कैन स्टार्ट टू कॉपी डाउन। उसका यूज भी लिखता हूं। गिवन फॉर अक्यूट फीवर मतलब फ़ारेनहाइट में 104 प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट जाना, दैट इज नोन एज acute which could be fatal one. Then इन सारे केसेस में ये क्लोरमफेनिकॉल दिया जाएगा।
Examples of narrow spectrum. Done? Answer. चलो Yes, sir. अभी ओके अभी एंटीबायोटिक्स में ही नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। अब ये एंटीवायरल और एंटी मलेरियल दो अलग अलग चीजें हैं, हाँ? ठीक है। तो सबसे पहले एंटी मलेरियल देखते हैं और बाद में एंटी वायरल लिख लेते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग के नाम में छुपा है सिर्फ मलेरियल फीवर के केस में ही ये दिए जाएंगे। सो ओनली गिवन इन मलेरियल फीवर जो होते हैं क्विनीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये क्विनीन इज द बेसिक केमिकल कंपाउंड जिसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि प्राइमाक्विन, इवन टेट्रासाइक्लिन्स जो होते हैं, ये सबसे कॉमनली मलेरियल फीवर में दिया जाने वाला ड्रग है, सबसे कॉमन। ठीक है। इवन इसमें पैराक्विन एंड क्लोरोक्विन यू कैन ऐड। एंड जो एंटीवायरल ड्रग्स है उसमें एक्सक्लूसिवली ये दिया जाता है फॉर डिसीज लाइक एड्स, दैट इज group of community of diseases. So that is actually AZT drug, which increases T4 cells in body. ये होता है। इसका नाम भी चाहे तो लिख लो, इट इज 3-azido deoxythymidine drug। 3 and 3 I think, 3
3' एंड 3', ये ना, इफ यू रिमेंबर, नहीं शायद से तुम्हें वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं था ना, तो ये वाला एक फ्यूरान का मॉलिक्यूल, और फ्यूरान के मॉलिक्यूल में ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5th कार्बन ऊपर लगता है। दिस इज एक्चुअली, अगर हम लोग नहीं, सॉरी, CH2OH and CH2OH. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये ग्लूकोज का ही फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। फ्यूरान का मतलब एज वी नो इट्स अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और वैसे ही ग्लूकोज का एक पायरानोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसमें वो 6 मेंबर्ड रिंग बना लेता है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल हुआ। व्हाट इज अ डीऑक्सीथाइमिडिन? जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बेसेस होते हैं। पहला होता है प्यूरिन बेस और दूसरा होता है पायरिमिडिन बेस। ये सारे बेसेस एक्चुअली है क्या? A, T, C, G and U. What are A, T, C, G, U? It is adenine, thymine, cytosine, guanine and uracil. ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और इन नाइट्रोजन बेसेस में से डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसमें AT एंड CG ये होते हैं, और आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें AUCG ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। अब इसमें से वो जो थाइमिन है, थाइमिन का डेरिवेटिव इज थाइमिडिन। मतलब क्या हुआ, उसमें अमाइड ग्रुप बन जाता है। और 3' का मतलब क्या है? सपोज ये है एक ग्लूकोज बेस, उससे नाइट्रोजन बेस मतलब थाइमिडिन अटैच्ड होगा। वो भी 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। अब ग्लूकोज का कौन सा पोजीशन और थाइमिडिन का कौन सा पोजीशन एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर रखते हैं, यह मैटर करता है। तो वो नंबर जो है 3' का मतलब क्या है? ये फ्रुक्टोज, हाँ, फ्यूरानोज रिंग का 3rd कार्बन और थाइमिडिन बेस का भी 3rd कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड होता है। तो डीऑक्सी इज द 3'। ये वाला जो कार्बन है वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट अगर है तो इट इज 3' डीऑक्सी, ये होता है। अगर ये अभी तुम्हें इतना बायो का ये इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, सिर्फ तुम्हें नाम याद रखना है तीर्थ, फ्रैंकली सेइंग। क्योंकि वो 3' और 5' वो तुम्हारे डीएनए के स्ट्रक्चर में है, लेकिन वो अभी तुम्हारे CET का पार्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं, फटाफट। हाँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। ये सिडेट करना या हिप्नोटाइज करना, ये कब किया जाता है? जब पेशेंट इज नॉन कोऑपरेटिव फॉर द ट्रीटमेंट। स्पेशली मेनिंजाइटिस का जो डिजीज होता है, या फिर डेंगू फीवर में जब वायरल इन्फेक्शन तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, एक्सेस पेन एंड नॉन कोऑपरेशन के जब सिम्टम्स दिखाई दे, तब ये सिडेटिव्स या फिर हिप्नोटिक्स ये दिए जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों के दोनों, हाँ, सिडेटिव्स भी और हिप्नोटिक्स भी, ये दोनों
उस दिन हमने जो देखा था ना, ट्रैंक्विलाइजर कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर का मतलब हमने क्या लिखा था, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर कूल एंड काल्म नेचर, मतलब टू ब्रिंग द पेशेंट टू कूल एंड काम स्टेट। तो सिडेटिव्स जो है वो मूड रिलैक्सिंग भी हो सकते हैं या मूड बूस्टर, लेकिन तब उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी डिप्रेसेंट। जो आजकल ग्लोबल कॉरपोरेट में जो हायर हायरार्की पे जो बैठे हुए ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑल आर प्रोन टू कंज्यूम एंटी डिप्रेसेंट बिकॉज दे ऑल हैव टू टैकल द लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। सो हाउ टू कीप ऑन देयर मूड, जस्ट बाय टेकिंग सेडेटिव्स। लेकिन ये जो सेडेटिव्स है, दे डजंट कॉज एक्सेस स्लीपीनेस, या फिर दे डजंट कॉज स्लीपीनेस, ये कभी नहीं होता उनमें। ऑन द अदर हैंड, हिप्नोटिक्स जो है, हिप्नोटिक्स दे टोटली अफेक्ट योर सीएनएस, दैट इज अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग central nervous system to greater extent, further causing sleepiness या हाँ sleepiness, or it causes one more term that was known as hallucinations, भ्रम, illusions क्रिएट करता है ये ड्रग। देन सेडेटिव का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं डाइजेपम, वेरोनल, ये दो, या फिर इक्वानिल एंड वैलियम, ये इवन सेरोटोनिन। और हिप्नोटिक्स के यू कैन से सीकोनल, बार्बिचुरेट्स, ये एंड ल्यूमिनल, ये हो सकते हैं। कॉमनली एडमिनिस्टर्ड इज, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, एडमिनिस्टर्ड इज मेप्रोबामेट। अब इसी में एक छोटा सा सेक्शन यू कैन गो फॉर एंटी डिप्रेसेंट, जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स है उसके लिए फिनाल्जिन एक है, और एम्फेटामाइन, ये दो।
डन. Okay. Done, sir. Answer. Then we'll see antimicrobials. अब ये एंटीमाइक्रोबियल्स जो है वो एंटीबायोटिक्स में आ सकते हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक यूज बैक्टीरियल डिसीज में किया जाता है. सो यूज्ड इन डिसीजेस caused mainly by bacteria. So obvious है, they are classified into bacteriostatic and bactericidal. Static का मतलब to prevent and cidal का मतलब to kill. उसके एग्जाम्पल्स में यू कैन सी examples you can write sulfanilamide. This is major content of sulfa drugs now, which now are banned. Then protonsil and salvarsan. अब ये salvarsan भी बैन किया गया है. This is major arsenic content drugs which is highly toxic, and this is used in STD. What is STD? Does anyone know? STD का मतलब क्या है? Ishan? Sexually Do you know? transmitted. Yes. It is mainly used in sexually transmitted disease known as syphilis. इसमें यूज होता है ये सलवारसन. Done. Next topic is antacids. अब एंटासिड्स जो है वो हम जब एसिडिटी ज्यादा होती है तब उसके अगेंस्ट लेते हैं. सो दे आर यूज टू न्यूट्रलाइज excess acid produced in stomach. इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स या फिर मैग्नीशियम का कार्बोनेट या फिर Mg का ट्राइसिलिकेट इसमें हम लोग दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमनली गिवन antacids are omeprazole and lansoprazole. ये दो. अब इसके बाद एंटासिड्स के बाद हमें एंटीहिस्टामाइन भी लिखना है.
अब ये हिस्टामाइन होता क्या है एक्चुअली? तो हिस्टामाइन इज वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी थिन लेयर ऑफ अवर इंटेस्टाइनल कोलोन। जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो सबसे पहले ये हिस्टामाइन का लेयर अपना काम रेगुलरली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इफ यू एवर सीन, जब हमें कभी बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक मतलब बहुत महीनों से या बहुत दिनों से वो इन्फेक्शन चालू है, जैसे कि टाइफाइड फीवर 21 डेज तक वो टिकता है, ऐसे बोला जाता है। मलेरिया फीवर मिनिमम 7 डेज इट विल टेक टू क्योर। तो इन 7 दिनों में ड्यूरिंग द लंच एंड डिनर हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में HCl का सिक्रीशन ऑनगोइंग ही रहता है, लेकिन इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर इन सारे फीवर का कॉमन सिम्टम है कि हमें टेस्ट नहीं आती। तो टेस्ट नहीं लगती, इसके लिए हम लोग खाना छोड़ देते हैं, ऊपर से हमारा एपेटाइट भी कम हो चुका होता है, बराबर। लेकिन बॉडी में इतने दिनों का जो एसिड प्रोड्यूस हो रखा है, वो एसिड अभी तक न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं, बराबर, क्योंकि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने खाना अंदर डाला ही नहीं है। तो वो एसिड अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो बताते रहेगा। मतलब क्या, उन 7 दिनों में या 15 दिनों में बॉडी में एसिडिटी लेवल जो है वो अपराइज हो जाती है। तो उसे एक इनो का पैकेट खत्म करके या फिर एक जेलूसिल एंटासिड खा के वो खत्म नहीं की जाती। तो उसे कैसे कम किया जाता है? बाय एंटीहिस्टामाइन। ठीक है। तो एंटीहिस्टामाइन जो है, मेनली इट इज गिवन इन क्रॉनिक कंडीशंस या क्रॉनिक डिसीजेस या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन सच एज टाइफॉइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस। उसके एग्जांपल्स जो है, रैनिटिडिन एंड साइमेटिडिन, ये वाला। डन। ओके, Done, sir. फाइन। Done, sir. ओके, वेलकम। The next one is
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो करते हैं जो हमारे एंट्रेंस में है। डाइस का पार्ट इतना नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो इनका सबसे बड़ा यूएसपी क्या होता है? दे ऐड स्वीटनेस टू फूड बट हैव जीरो कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जाम्पल इज वो शुगर फ्री वाला टैबलेट, तो वो डालने पर चाय मीठी हो जाती है लेकिन कोई कैलोरी हम लोग नहीं कंज्यूम करते। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है, सैकरिन या फिर सैकरिन एंड वन मोर, ग्लूटामेट नहीं, साइनेट। सैकरिन जो है इट इज ऑलमोस्ट 100 times more sweet than cane sugar. Aspartame, which is 1000 times more sweeter than cane sugar. और ये स्वीटनर सबसे ज्यादा अप्लाई किसमें किए जाते हैं? मेनली यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम। इन उसके बाद सोप डिटर्जेंट का टॉपिक है, क्लिनजिंग एक्शन है, वो खत्म करना है। Done. First, do you know what is the difference or common factor in soaps and detergent? Correct, that is common factor. Then what is the difference? Anuj, basically जो soaps होते हैं they are used for bathing action and detergents जो होते हैं they are mainly used for washing purpose. लेकिन दोनों का common factor as you said correctly that cleansing action is there. So saponification is the process of making soap. ठीक है? Then what is soap? Soap is sodium or potassium salt of higher fatty acid. Higher fatty acid का मतलब क्या है? कार्बन चेन C12 ऑनवर्ड्स शुरू होती है। ठीक है, तो उसका सैपोनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? इट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, दैट इज फैट्स। तो कैसे? CH2CH CH2 O C double bond OR O C double bond OR, दिस इज ट्राइग्लिसराइड, मतलब ही फैट। इसके रिएक्शन अल्कली के साथ करते हैं, या तो 3NaOH या फिर 3KOH। देयर यू गेट 3RCOO Na और K प्लस CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज
1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्लीसरॉल, और ये बन जाता है अपना सोप। ये पहले सोप का प्रिपरेशन लिख लो। तुम्हें एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट इज फॉर्मिंग इनटू सोप। ओके, डन सर। फाइन। अभी सोप्स डिटर्जेंट का जो एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड दैट इज, आई होप यू मस्ट बी मेमोराइजिंग समवेयर, दिस इज नोन एज surfactant. This was hydrophilic polar head which must be containing या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या फिर जीरो चार्ज, and this is hydrophobic non-polar tail part. So based on this we have cationic detergents, then anionic detergents, and डिटर्जेंट उसे नहीं बोलते, नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल कैटायनिक का हो सकता है सी टैब, दैट इज सेटाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें से सेटाइल का मतलब होता है हेक्साडेकाइल, मतलब 16 कार्बन की चेन उसमें प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल SLS, दैट इज सोडियम लॉरिल सल्फेट। एक सेकेंड, हाँ आ गया ना। SLS स्टैंड्स फॉर सोडियम लॉरिल सल्फेट, जिसमें से लॉरिल का मतलब होता है 12 कार्बन की चेन, और अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। तुम्हारे सीईटी के एग्जाम में ये डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटानिक, एनानिक, नॉन आयनिक, एटसेट्रा। नॉन आयनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है PEG, दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर पेंटा एरिथ्रिटाइल स्टीरेट। ये स्टीरेट का मतलब 18 कार्बन की, ये
ओके डन सर। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज तुम्हें सोप डिटर्जेंट्स के बाद तुम्हें एक डाइस का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोग नोट करके रखेंगे बस, क्योंकि उसमें से अगर कुछ आया ही तो इट शुड नॉट बी लाइक हमें पता नहीं है डाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिक पार्ट ही हम लोग नोट कर लेंगे। हाँ, you can name the topic as components of dyes. Dye is nothing but coloring agent. So this is first part is chromophore. These are color imparting groups जिनकी वजह से डाई का कलर होता है। क्रोमोफोर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का मतलब एन डबल बॉन्ड हो, एजा या एजो ग्रुप दैट इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन एजा कपलिंग, या फिर एजॉक्सी, ये वाला, या फिर इट मे कंटेन थैलिन ग्रुप दैट इज थैलिक एसिड डेरिवेटिव। Second part is oxochrome. These are color intensifying groups, but do not produce color by their own. इसमें एसिडिक क्रोमोफोर, बेसिक क्रोमोफोर एंड न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक का एग्जांपल इज OH, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक में वी हैव अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और न्यूट्रल ऑक्सोक्रोम जो है उसका एग्जांपल इज OR, अल्कोक्सी।
Okay. Done, sir. Done, sir. Fine. ओके, सो केमिस्ट इन एवरीडे लाइफ में तुम्हें इतना कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अभी अच्छा, लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे एफएलटीज बीच में मैंने 2 या 3 नहीं, 2 के शायद से सॉल्यूशन आंसर की भेजे थे। द रेस्ट 2 का क्या हुआ है स्टेटस? अभी 2 और सॉल्व करने बाकी रहेंगे ना? ओके, ईशान हाँ, आई थिंक तुम्हारे 2 या 3 बाकी हैं। हाँ, तो वो आज एक हो सकता है ईशान। हाँ हाँ हाँ, ओके, अनुज आज एक हो सकता है। Yes, sir. अच्छा, one more, I will just share, you just confirm me whether you received it or not. Uh, uh, document.